गुड इवनिंग गाइस। सो गाइस, हम अपनी मई की मैगज़ीन कर रहे थे जिसमें हमने पॉलिटिक कवर कर लिया है और इंटरनेशनल रिलेशंस के लास्ट के 2 टॉपिक्स रह गए। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं इसको पूरा नहीं कर पाई थी। तो गाइस चलो आज स्टार्ट करते हैं। इसका टॉपिक जो था दैट इज़ न्यू सिक्योरिटी लॉ इन द हांगकांग। रिसेंटली चाइना के नेशनल पीपल कांग्रेस ने अप्रूव कर दिया है हांगकांग के नेशनल सिक्योरिटी लॉ को। अब ये है क्या? इस लॉ के अंडर क्रिमिनलाइज करेंगे किसको? सक्सेशन, सबवर्जन, टेररिज्म एंड द फॉरेन इंटरफेरेंस इन द हांगकांग। सक्सेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन वी विड्रॉ फ्रॉम अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जब आप खुद को विड्रॉ कर लेते हो उसको सक्सेशन बोलते हैं। सबवर्जन का मतलब क्या होता है? जब आप अपनी गवर्नमेंट या अपने पॉलिटिकल सिस्टम को अंडरमाइन करते हो किसी दूसरी सीक्रेट एजेंसी के साथ मिलके। तो इस लॉ ने क्या किया है? सक्सेशन, सबवर्जन, टेररिज्म और फॉरेन के इंटरफेरेंस को क्रिमिनलाइज कर दिया है। इसने ये भी बोला है चाइना अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को हांगकांग में रख सकता है टू सेफगार्ड द नेशनल सिक्योरिटी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन इसने एक कंसर्न किया है that it could lead to the prosecution of Hong Kongers for criticizing their or the mainland's leadership। अगर किसी ने क्रिटिसाइज़ किया लीडरशिप को या किसी ने प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया तो प्रोसिक्यूट मतलब कि उनको डेथ पेनल्टी दे सकते हैं। इसने ये भी कहा है कि ये जो लॉ है वो 1 कंट्री 2 सिस्टम के कंसेप्ट को वीक कर रही है, अंडर विच चाइना एग्री टू प्रोटेक्ट हांगकांग्स एक्सटेंसिव फ्रीडम, ऑटोनॉमी एंड इट्स इंडिपेंडेंट लीगल सिस्टम। अब प्रीवियस प्रोटेस्ट देख लेते हैं क्या हुआ था। हांगकांग का एक बेसिक लॉ है, उसके आर्टिकल 23 के अंडर हांगकांग खुद इन लॉज को इनेक्ट कर सकता है अगेंस्ट रीजन, सक्सेशन, सेडिशन, सबवर्सन एंड द थेफ्ट ऑफ स्टेट सीक्रेट्स। अभी जब 2019 में एक्स्ट्राडिशन बिल हुआ था उसमें बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए जो कि वायलेंट हुए, जिस वजह से एंटी चाइना और प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, जिस वजह से हमने बिल को बाद में स्क्रैप कर दिया था। अब 1 कंट्री 2 सिस्टम है क्या? 1 कंट्री 2 सिस्टम जब ओरिजिनली प्रपोज हुआ था वो चाइना और ताइवान को यूनिफाई करने के लिए हुआ था, लेकिन ताइवान ने इसको बाद में क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। आइडिया को दोबारा रीसरफेस किया गया जब चाइना ने ब्रिटेन और पोर्टुगल के साथ बातें करनी स्टार्ट करी जो हांगकांग और मकाऊ को अपनी एज अ कॉलोनीज कवर कर रहे थे, रन कर रहे थे। 1 कंट्री 2 सिस्टम मॉडल के अकॉर्डिंग चाइना ने प्रपोज किया कि हांगकांग और मकाऊ अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम को डिफरेंट रख सकते हैं लेकिन चाइना का पार्ट बनकर ही। लाइकवाइज हांगकांग रिटर्न टू चाइनीज़ कंट्रोल इन 1997 और मकाऊ को सॉवरेनिटी ट्रांसफ़र कर दी 1999 में। बोथ रीजन्स है बिकम स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। चाइना के मकाऊ और हांगकांग दोनों क्या है? स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है जिसमें उनकी खुद की करेंसी है, इकोनॉमिक और लीगल सिस्टम है, लेकिन डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स चाइना के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। हांगकांगर्स के पास फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड स्पीच है और कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स हैं विच आर नॉट अवेलेबल इन मेनलैंड चाइना, लेकिन वो उनको चाइना में अवेलेबल नहीं है। ये जो फ्रीडम्स हैं वो प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं बेसिक लॉ के द्वारा, जो कि एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है दैट गाइड्स रिलेशनशिप बिटवीन हांगकांग एंड चाइना। जो बेसिक लॉ है वो 50 ईयर्स तक वैलिड है, मतलब हांगकांग 2047 तक और मकाऊ 2049 तक। लेकिन इसके बाद क्या होगा वो अभी भी क्या है? अनक्लियर है। बेसिक लॉ को अमेंड किया जा सकता है विद 2/3 मेजॉरिटी इन हांगकांग लेजिस्लेचर। आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट, ओपन स्काईज ट्रीटी। रिसेंटली यूएस ने अनाउंस किया है कि वो ओपन स्काईज ट्रीटी से एग्जिट करेगा। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि रशिया क्या कर रहा है? इसे वायलेट कर रहा है। किसे? ओपन स्काईज ट्रीटी को। ओपन स्काईज ट्रीटी है क्या? ये एक एग्रीमेंट है हर एक मेंबर स्टेट में। इसमें क्या है? अगर एक मेंबर स्टेट दूसरे मेंबर स्टेट की स्काई से अपनी फ़्लाइट्स या कुछ भी पास करके लेके जाता है तो उस मेंबर को अलाउ है कि वो डाटा कलेक्ट कर सकता है उसके मिलिट्री फोर्सेस पे, एक्टिविटीज़ पे। ये एम क्या है इसका? बिल्डिंग कॉन्फिडेंस और फैमिलियरिटी।
ये जो ओपन स्काईज ट्रीटी थी ये 1992 में साइन हुई थी, इफेक्ट में आई थी 2002 में। करंटली 34 स्टेट्स हैं इस पार्टी के ट्रीटी और 35th किर्गिस्तान ने इसे साइन किया था लेकिन अभी तक रेटिफाई नहीं किया। जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं वो नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन नेशन है, जैसे यूएसए, यूके, रशिया, टर्की। इंडिया और चाइना इसके मेंबर्स नहीं हैं। सो गाइस दोबारा ध्यान दो, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। स्टेट पार्टीज़ को अलाउ है, वो क्या कर सकती है, स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ एंट्री, एग्जिट और रीफ्यूलिंग एयरफील्ड्स को डिटरमाइन कर सकती है। ओपन स्काईज कंसल्टेटिव कमीशन जो कि कंप्राइज करता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल स्टेट पार्टीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओपन स्काई ट्रीटी। ओपन स्काई ट्रीटी को इम्प्लीमेंट कौन करता है? ओपन स्काईज कंसल्टेटिव कमीशन, जिसके अंदर हर स्टेट पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है। सो गाइज इंटरनेशनल रिलेशंस ख़त्म हो गया, हम इकोनॉमी भी आज ही शुरू करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गए हैं इसमें। इसका फर्स्ट टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। हाउएवर आत्मनिर्भर भारत का एक पूरा का पूरा पार्ट इस बार मैगजीन में 12th चैप्टर में दिया हुआ है, वो भी हम पढ़ेंगे, पर अभी क्या उसको पढ़ लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अभी 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज अकम्पनाई किया है, अनाउंस किया है। इसमें कुछ स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के लिए विद लार्ज स्केल स्ट्रक्चर रिफॉर्म। आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है? प्राइम मिनिस्टर ने बोला है इंडिया आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है सेल्फ सेंट्रिक अरेंजमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंपोर्ट बिल्कुल बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ इनग्रेन इन द हैप्पीनेस, कोऑपरेशन एंड द पीस ऑफ द वर्ल्ड। ये बेस किस पे है? कल्चर दैट कंसीडर्स द अर्थ टू बी द मदर। ये क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया है कि हम कॉलोनियल ईरा पे नहीं जा रहे जहाँ पे इंपोर्ट का हम कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढे, ऐसा कुछ नहीं है, हम इंपोर्ट अभी भी करेंगे। देखो आत्मनिर्भर भारत और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, हम फॉरेन ट्रेड को डिस्करेज करते हैं क्योंकि उस पर हाई तारीफ इंपोर्ट तारीफ इम्पोज होती है, फॉरेन ट्रेड को डिस्करेज करते हैं। लेकिन आत्मनिर्भर भारत में हम फोकस किस पे कर रहे हैं? रिफॉर्म्स पे। हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने पे फोकस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग फॉर फॉरेन रिफॉर्म्स इन द कंट्री। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मॉडल एडवोकेट करता है सेंट्रलाइज टॉप डाउन मॉडल, जबकि आत्मनिर्भर भारत एम्फोसाइज करता है फ्रीइंग इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। आपको पता है कि अभी हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में लैग करते हैं क्योंकि यहाँ पे इंडिया में जो को भी अगर फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करती है तो उसको ब्यूरोक्रेटिक बहुत हर्डल आते हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि ईज़िली अगर कोई भी कंपनी बाहर जाए वो ईज़िली इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप कर सके, इनोवेशन कर सके। अब हम क्या चाहते हैं आत्मनिर्भर भारत में, हम क्या एलिमेंट एसेंशियल हैं? हम चाहते हैं जब पोस्ट कोविड में ग्लोबल सप्लाई चेन में एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, हम एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकें, हम वर्ल्ड के साथ compete कर सकें और वर्ल्ड को हेल्प भी कर सकें। रेजिलियंस का मतलब ये है हम इंटरनल अपने आप को स्ट्रेंथ रखना है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड अ सेंस ऑफ नेशनल मिशन। डेवलपिंग दिस रेजिलियंस में रिक्वायर्ड एडिशनल प्रोटेक्शन फॉर डोमेस्टिक एंटरप्राइजेज। डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस के लिए भी ये एडिशनल प्रोटेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल द मूव टू डिसअलॉय ग्लोबल टेंडर्स अप टू ₹200 crore फॉर फॉरेन प्लेयर्स एम्स टू इंक्रीज द सिस्टम रेजिलियंस फॉर प्रोटेक्टिंग द MSMEs। डिसेंट्रलाइज लोकलाइजेशन का मतलब ये है हमें अपने लोकल ब्रांड्स पे प्राइड करना है, एनकरेज करना है हमने लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग पे। जैसे एग्जांपल ये दिया कि जैसे हमने APMC सिस्टम को स्क्रैप किया था, दैट इज़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमीशन। इस सिस्टम को स्क्रैप किया था, इस वजह से क्या हुआ था कि फार्मर्स से वो अपने डिसीजन खुद ले सकते थे, अपनी कॉमन मार्केट में खुद पार्टिसिपेट कर सकते थे। APMC में क्या होते थे, कुछ इंटरमीडिएट्स होते थे, वो उनके बिहाफ पे डिसीज़न लेते थे और वो क्या करते थे, वो पैसा को खाते थे कहीं ना कहीं। अब क्या जब से इसको स्क्रैप कर दिया तो फार्मर्स क्या हो गए, खुद के डिसीजन खुद ले सकते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। सिस्टम ऑफ सोशल ट्रस्ट, अ सिस्टम वेयर इकोनॉमिक एंटिटीज आर एक्सपेक्टेड टू बी अ सेल्फ रिलायंट हो। हमें सोशल ट्रस्ट है, एबिलिटी टू एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो कि इन टर्न रिक्वायर रिफॉर्मेशन ऑफ द लीगल सिस्टम को रिफॉर्म करेगी। आत्मनिर्भर भारत इम्पोर्टेंट क्यों है? फास्टर इकोनॉमिक रिकवरी, ठीक है। हम चाहते हैं कि कोविड-19 के बाद अगर हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री अच्छा होगा तो हम उतनी जल्दी ही रिकवर करेंगे। सप्लाई चेन फ्रेगिलिटी, देखो अभी हमें नहीं पता कल को कौन सा देश सप्लाई करना बंद कर दे, तो
हमें अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ को इतना बूस्ट करना है ताकि अगर कोई भी फ्यूचर में सप्लाई चेन अगर शॉक होता है तो हम उसको एब्जॉर्ब कर सकें। डेवलपमेंटल गैप्स को एमर्ज करना है। हम एक्सटर्नल सेक्टर पे इतना डिपेंडेंस है, जैसे हम टेक्नोलॉजी पे इतना डिपेंड हैं इंपोर्ट के, कि हम अपनी इनोवेशन एंड आरडी, इंडिया की इनोवेशन और आरएनडी सेक्टर पे कभी भी इम्प्रूव नहीं करते। तो अगर हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी इम्प्रूव देंगे। हेल्थ एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब ये है कि कोविड-19 के चलते हमने देख लिया कि हम कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं किसी रॉ मटेरियल के लिए, लेबर के लिए। जैसे एब्सेंस पीपीई किट नहीं थी, प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी नहीं थी, जिस वजह से इनिशियल पीरियड में हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सफ़र करना पड़ा। जियोपॉलिटिकल कंसंट्रेशन क्या है कि हम हाई डिपेंडेंट है रिसोर्सेज के लिए दूसरी कंट्रीज़ पे। जैसे इंडिया जेनरिक मेडिसिन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर तो है, लेकिन हम चाइना पे बहुत डिपेंडेंट फॉर क्यों, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसकी वजह से ही मेडिसिन बनती है, इस पे हम बहुत डिपेंडेंट है। वेट 1 मिनट यार। अब हम आत्मनिर्भर बनेंगे कैसे? प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि हम 4 L पे डिपेंड करेंगे, एड्रेस करेंगे, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लॉस, इन सब पे एम्फसाइज करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के आइडिया में 5 पिलर्स हैं। पहला पिलर इकोनॉमी, दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड पिलर अवर सिस्टम, फोर्थ पिलर है अपना डेमोग्राफी डिविजन मतलब कि अपना यंग यूथ, फिफ्थ पिलर है अपना डिमांड। पैकेज ट्राई कर रहा है कि हर सेक्टर को एड्रेस कर सके, लाइक बिजनेस जिसमें हमने एमएसएमई को सबसे ज़्यादा इंक्लूड किया है, पुअर में माइग्रेंट फार्मर्स, एग्रीकल्चर, न्यू हॉरिजन्स ऑफ ग्रोथ, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स एंड द इनेबल्स। पैकेज ऑल्सो हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेफरिंग लोकल प्रोडक्ट्स। हम चाहते हैं लोकल प्रोडक्ट्स हम प्रेफर करें, तभी हम वोकल अबाउट देयर लोकल, इसका अर्ज किया है सिटीजन से, और उनको बोला है कि लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल बनाया जाए। अब कुछ लोग पैकेज को क्रिटिसाइज भी करें, उन्हें लग रहा है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ इसमें 1% जीडीपी का ही खर्चा है, उसको कुछ ज़्यादा खर्चना चाहिए था। इमीडिएट सपोर्ट नहीं दे रहा है, मतलब कि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म है, हमें इमीडिएट रिलीफ चाहिए थे, जो कि नहीं है। कुछ एक्सक्लूजन ऑफ सम स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ लोगों का एक्सक्लूजन हुआ है, लाइक ऐसी कोई रूरल जॉब स्कीम नहीं है, कोई एफर्ट्स नहीं है जो फार्मर्स को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है ना, उन्हें कुछ ऐसा सीड्स, फोडर, ये सब कुछ प्रोवाइड किया, जबकि ये सब करना चाहिए था। अब वे फॉरवर्ड क्या है? टू इनेबल द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, सेवरल लार्ज स्केल एंड द लॉन्ग टर्म मेजर्स लाइकिंग, हमने सब्सिडीज़ दी हैं, परफॉर्मेंस डिपेंडेंट हैं, पब्लिक रेगुलेशन को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। मोर इम्पोर्टेंटली हमें एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना है टू कॉम्प्लीमेंट द स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। सो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम अपना सेकेंड स्टेट ऑफ पेपर ऑन गवर्नमेंट अब स्टार्ट करें, क्योंकि अगर मैं इसको स्टार्ट करूँगी ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, नहीं तो मैं अभी स्टार्ट कर देती। सो गाइज बाय बाय, गुड नाइट। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करना, आप अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।